बच्चों, आज हम अध्याय 11 बल तथा दाब का अध्ययन करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं अध्याय 11 बल तथा दाब। कक्षा 7 में आप सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम यह कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है। आप यह भी जानते हैं कि जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसी कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। कभी कभी यह अपनी गति की दिशा भी बदल सकती है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल लेती है। आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को स्मरण करें। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं। किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं। एक गोली या गोल रक्षक गेंद को किस प्रकार रोकता है। हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है। क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकते हैं। चित्र 11.1 में दिखाया गया है बच्चों। इन सब स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है अथवा इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। हम प्रायः कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं या ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। बल क्या है बच्चों। जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर यह क्या प्रभाव डालता है। इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे बच्चों। 11.1 बल अपकर्षण या अभिकर्षण। उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं बच्चों। इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है बच्चों। क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आइए ज्ञात करें। ये देखिए बच्चों, चित्र 11.1 में दिखाया गया है। गोली या गोल को बचाते हुए ए भाग में, बी भाग में हॉकी का खिलाड़ी गेंद पर प्रहार करते हुए, सी भाग में है क्षेत्र रक्षक गेंद को रोकते हुए। क्रियाकलाप 11.1 है बच्चों। सारणी 11.1 में वस्तुओं की गति की सुपरिचित स्थितियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप इनमें कुछ ऐसी ही और अधिक स्थितियों को जोड़ सकते हैं तथा इन उदाहरणों में से कुछ को बदल सकते हैं। प्रत्येक दशा में कार्य को धक्का देना अथवा खींचना के रूप में पहचानिए तथा सारणी में लिखिए। आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण दिया गया है बच्चों। तो सारणी 11.1 है बच्चों। इन कुछ कार्यों को अपकर्षण तथा अभिकर्षण के रूप में पहचानना। अब बच्चों कैसे पहचानेंगे। हमने पहले स्थिति 1 दी है, मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना। तो बच्चों इसमें मेज पर रखी पुस्तक को अगर हम धक्का देंगे या खींचेंगे या इसको उठाएंगे तो कार्य को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। अपकर्षण भी है इसमें और अपकर्षण भी है और अभिकर्षण भी है, दोनों में हाँ आएगा बच्चों। यदि हम इसको धक्का देंगे तो ये अपकर्षण हो गया और अगर इसको खींचेंगे तो ये हो गया अभिकर्षण। इसी तरह बच्चों नंबर 2 है दरवाजे को खोलना या बंद करना, कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक लेना, बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार करना, लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना, किसी मेज की दराज को खोलना। तो बच्चों क्या आपने ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण और अपकर्षण अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना पड़ता है। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं बच्चों। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। वस्तु पर बल कब लगता है, आइए ज्ञात करें। पहेली कहती है, मैंने कक्षा 6 में पढ़ा है कि चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या आकर्षण भी एक खिंचाव है। किसी चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं। यह खिंचाव अभिकर्षण है या धक्का। तो बच्चों अब हम देखते हैं
बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। 11.2 पढ़ रहे हैं हम। मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है, जैसे कि 11.2 ए में दिखाया गया है। क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार गति में आएगी? मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना आरंभ करता है, जैसे कि देखिए चित्र 11.2 बी में दिखाया गया है। तो बच्चों, अर्थात वह इस पर बल लगा रहा है, धक्का लगा रहा है मतलब बल लगा रहा है। कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना आरंभ कर देती है। ध्यान दीजिए कि कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा बच्चों। देखिए, अब ये देखिए बच्चों 11.3 ए में कौन किसे धकेल रहा है। तो बच्चों 11.3 में 3 स्थितियां दर्शाता है जिनसे संभवतः आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है? चित्र 11.3 ए में दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि चित्र 11.3 बी में लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा है। और अब देखिए 11.3 सी में गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत होते हैं। यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही हैं बच्चों। क्या यह बात आदमी तथा गाय पे भी लागू होती है? इन उदाहरणों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं 11.3 बलों की खोजबीन। आइए बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयत्न करें। क्रियाकलाप 11.2। जब कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए जिसे आप जोर से धकेलने पर ही गति में ला सकें, इसे अकेले धकेलने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप इसे खिसका पाते हैं? अब अपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करे। क्या अब इसको खिसकाना आसान है? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वह इसे विपरीत दिशा से धकेले। क्या वस्तु गतिमान होती है? यदि वह गति में आती है तो इसकी गति की दिशा को नोट कीजिए बच्चों। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है? तो बच्चों देखिए, जो दो मित्र हैं वो एक भारी वस्तु को धक्का दे रहे हैं। ए जो है उसमें एक ही दिशा में धक्का दे रहे हैं और बी जो हमारा चित्र है उसमें विपरीत दिशा में धक्का दे रहे हैं। क्या आपने कभी रस्साकशी का खेल देखा है? इस खेल में दो टोलियां एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचती हैं। 11.5 में दिखाया गया है चित्र में दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करते हैं। ये देखिए बच्चों, कभी कभी रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता। क्या यह चित्र 11.3 बी में दर्शाई गई स्थिति के समान नहीं है? जो टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है, अंत में वही खेल में विजयी होती है। ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं? किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं बच्चों। अब स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 11.2 में जब आप और आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला था तो क्या हुआ था? यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। क्रियाकलाप 11.2 में जब आप दोनों भारी संदूक को विपरीत दिशा में धकेल रहे थे तो आपने क्या देखा? स्मरण कीजिए कि रस्साकशी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगाकर खींचती हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता। इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है बच्चों। बल की प्रबलता प्राय इसके परिमाण से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। यह भी याद रखिए, यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। तो बच्चों, पहेली कहती है, क्या इसका अर्थ यह है कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगाने वाले बल बराबर हैं तो उस पर लगने वाला नेट बल शून्य हो जाएगा बच्चों। सामान्य रूप से किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं,
तथापि वस्तु पर इसका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है बच्चों। 11.4 बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। बच्चों आइए अब ज्ञात करें कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है। इसके लिए हम क्रियाकलाप 11.3 करेंगे बच्चों। रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा इसे किसी समतल सतह जैसे मेज पर या कंक्रीट के फर्श पर रखिए। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए। क्या गेंद गति में आ जाती है? गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए। क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है बच्चों? यह बढ़ती है अथवा घटती है। अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए। जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करे, हथेली को हटा लीजिए। क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है? गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या यह बढ़ती है या घटती है? यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक लें तो क्या होगा बच्चों? बच्चों देखिए चित्र 11.6 में विराम अवस्था में गेंद पर बल लगाने पर वह गतिशील हो जाती है। आप इसी प्रकार की अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगने से पहले गेंद विराम अवस्था में होती है, अतः इसकी चाल शून्य थी। लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की। मान लीजिए गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है। इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। उसके द्वारा लगाया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है और गोल होने से बचा सकता है। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल शून्य हो जाती है बच्चों। ये प्रेक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है बच्चों। यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत लगाया जाए तो वस्तु की चाल बच्चों कम हो जाती है। अब्बू जो कहता है, मैंने बच्चों को एक दूसरे से रबड़ के टायर या किसी घेरे को धकेलकर तेज चलाने की होड़ लगाते देखा है। अब मैं समझ गया हूँ कि धक्का देने पर टायर की चाल क्यों बढ़ जाती है। ये देखिए बच्चों चित्र 11.7 में टायर को तेज गति से चलाने के लिए इसे लगातार धक्का देना पड़ता है बच्चों। पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती है। आइए ज्ञात करें। क्रियाकलाप 11.4 एक गेंद लीजिए बच्चों और इसे क्रियाकलाप 11.3 की भांति किसी समतल सतह पर रखिए। गेंद को धक्का देकर चलाइए। अब चित्र में दर्शाए अनुसार इसके रास्ते में एक पैमाना रखिए। ऐसा करने से आप गतिशील गेंद पर एक बल लगाएंगे। क्या पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद उसी दिशा में गति करती रहती है? इस क्रियाकलाप को दोहराइए तथा प्रत्येक बार पैमाने को इस प्रकार रखिए कि ये गतिशील गेंद के पथ से पहले से भिन्न कोण बनाए। प्रत्येक स्थिति में पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा के बारे में अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए बच्चों। ये देखिए बच्चों चित्र 11.8 में किसी समतल सतह पर गेंद को धक्का देकर गतिशील करना। बी है गेंद के रास्ते में रखे पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा। अब कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं बच्चों। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्रायः विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेलकर अपनी टीम के साथियों के साथ पहुंचा देता है। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान के दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं। क्या इन स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है बच्चों? इन सभी उदाहरणों में बल लगने के कारण गतिशील गेंद की चाल तथा दिशा बदल जाती है बच्चों। क्या आप इस प्रकार के कुछ और उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है बच्चों। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो बच्चों गति की जो अवस्था है, किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है बच्चों।
कोई वस्तु विरामावस्था से अथवा गतिशील में हो सकती है। दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं बच्चों। क्या इसका यह अर्थ है कि बल लगने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा? आइए पता करें। यह हमारा सामान्य अनुभव है बच्चों कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति न करे। इसी प्रकार यदि आप किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करें तो उस पर आपके बल का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा बच्चों। 11.5 है बच्चों, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। इसके लिए हम क्रियाकलाप करेंगे। 11.5 सारणी 11.2 के स्तंभ 1 में कुछ ऐसी स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनमें वस्तु गति नहीं कर सकती। सारणी के स्तंभ में 2 में वह विधियां सुलझाई गई हैं जिसमें प्रत्येक वस्तु पर बल लगाया जा सकता है, जबकि स्तंभ 3 इन क्रियाओं का चित्र दर्शाता है। जितनी स्थितियों में संभव हो बल का प्रभाव देखने का प्रयत्न कीजिए। आप अपने पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके इस प्रकार की कुछ अन्य स्थितियों को भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अपने प्रेक्षणों को सारणी के स्तंभ 4 तथा 5 में नोट कीजिए बच्चों। तो बच्चों, सारणी 11.2 है वस्तुओं पर बल के प्रभाव का अध्ययन करना। स्थिति का वर्णन है बच्चों। एक प्लेट में गुदा हुआ आटा, बल कैसे लगाएं? हाथ से नीचे की ओर दबाने पर। तो चित्र दिया गया बच्चों आटा गूंदने का। फिर हम बल का प्रभाव देखेंगे। गति की अवस्था में परिवर्तन हुआ है? यदि हुआ है तो हाँ लिखेंगे, यदि नहीं हुआ तो नहीं। आकृति में परिवर्तन हुआ है? यदि हाँ है हुआ है तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं। तो बच्चों अब देखिए, आटा गूंदते हुए जो है गति में परिवर्तन नहीं हुआ है तो यहाँ नहीं आएगा। आटे की जो है आकृति में परिवर्तन हुआ है तो यहाँ आएगा हाँ। इसी तरह बच्चों हम सारे कॉलम भरेंगे। साइकिल की गद्दी में लगी कमानी, गद्दी पर बैठकर, एक हुक या दीवार में लगी कील से लटका रबड़ का छल्ला, एक भार लटकाकर या इसके स्वतंत्र सिरे को खींचकर, 2 ईंटों पर लगा प्लास्टिक या धातु का पैमाना, स्केल के बीचों बीच एक भार रखकर। बच्चों, सारणी 11.2 के प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जब आप अपनी हथेलियों के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रख कर दबाते हैं तो क्या होता है? जब गूंदे आटे की लोई को बेल कर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब आप मेज पर रखी किसी रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है? इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। उपरोक्त सभी क्रियाकलाप कर लेने के पश्चात अब आप समझ गए होंगे कि बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है, इनमें से कुछ अथवा सभी प्रकार के प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती बच्चों, अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती, अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती। 11.6 में हम संपर्क बल के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। पेशीय बल है एक प्रकार इसका। क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को बगैर छुए धकेल या उठा सकते हैं? क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है बच्चों। जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है बच्चों? यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है बच्चों। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं बच्चों। पेशीय बल ही हमें अपनी सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है। इन क्रियाकलापों में शरीर की गति तथा मुड़ना भी सम्मिलित है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा है कि पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर धकेला जाता है। क्या इस प्रक्रिया को पेशीय बल करता है? आप यह भी जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में वायु अंदर लेते तथा बाहर निकालते समय फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं।
श्वसन प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए ये पेशियां कहाँ स्थित हैं? हमारे शरीर में पेशियों द्वारा बल लगाने के क्या कुछ और उदाहरण आप बतला सकते हैं? पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं बच्चों। बैल, घोड़े, गधे तथा ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करते हैं बच्चों। ये विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए ये पेशीय बल का उपयोग करते हैं बच्चों। जैसा कि चित्र 11.9 में दिखाया गया है, पशुओं का पेशीय बल अनेक कठिन कार्यों को करने के लिए प्रयोग किया जाता है बच्चों। क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हों, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं बच्चों। क्या अन्य प्रकार के संपर्क बल भी हैं? आइए पता करें। तो बच्चों, अब हम घर्षण के विषय में पढ़ेंगे। आपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो भी ये धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय बाद रुक जाता है। इस प्रकार नाव भी खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य अनुभवों को इसमें जोड़ सकते हैं बच्चों? इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगता है जो कि प्रतीत नहीं होता, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम होती रहती है। अंत में ये विराम अवस्था में आ जाती हैं। इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है? क्या आप इन पर कोई बल लग रहा होता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दशा में बल किस दिशा में लग रहा होगा? इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है बच्चों। फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच घर्षण खेना बंद करना नाव को रोक देता है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है बच्चों, और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। इस बल के बारे में आप अधिक जानकारी अध्याय 12 में प्राप्त करेंगे बच्चों।